ओके, तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति। और नंबर सिस्टम में क्योंकि आपकी सैट एग्जाम अगले वीक से शुरू होने वाली है, तो सैट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने रिवाइज किया है। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के। ठीक है, तो कुछ भी आज पढ़ने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। अभी आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन। बताइए, 4 क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? चैट में लिख के बता दो। ठीक है, तो अभी मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा कि आपको इसको सॉल्व करना है। अभी ये सारे कंसेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं बस पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। मतलब बात की गई है परिमेय संख्या की, यानी रेशनल नंबर की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पर एक नंबर लिखा गया 0.47 बार। अच्छा, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। 0.47 बार, और इसको बोला गया है कि P बटा क्यू के रूप में लिखिए। तो P बटा क्यू के रूप में लिखने का मतलब फिर से परिमेय संख्या की बात की गई है ना, रेशनल नंबर की बात की गई। तो दूसरा क्वेश्चन भी रेशनल नंबर का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो यहाँ पर बोला गया है कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ भी एक रेशनल नंबर का क्वेश्चन आ गया, यानी परिमेय संख्या की क्वेश्चन आ गई। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है, क्वेश्चन 4 में भी दिख रहा है 4/5 और 9/5 के बीच में कौन सी संख्या नहीं है। मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया, P बटा क्यू के रूप में लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर ये 4 क्वेश्चन जो है, एक एक नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन होंगे परिमेय संख्या से रिलेटेड। तो ये आपको दिख रहा है कि पहला चारों क्वेश्चन रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पे आधारित है। बताइए, चारों क्वेश्चन परिमेय संख्या पे आधारित है। तो परिमेय संख्या हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है ना, कि परिमेय संख्या हमें पढ़ना ही है। तो परिमेय संख्या, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में खुद से हो जाए, ठीक है, खुद से आसानी से आप कर लो। इसके लिए क्या करते हैं, अभी कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। कुछ कंसेप्ट आपको पता है, कुछ नया सीखोगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीज आपको पता होने चाहिए, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर लो। ठीक, याद करो जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, सबसे पहले आपको बताया था नंबर लाइन, संख्या रेखा। आपको पता है संख्या रेखा काफी आसान सा चीज है। क्या होता है, एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होता है, जिसपे नंबर अंकित होते हैं, मार्क होते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर जो होगा वो क्रम के अकॉर्डिंग होगा, यानी ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि जितना जो मर्जी वो आप नंबर लिख दो, क्रम के अकॉर्डिंग लिखोगे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखोगे। और सारे नंबर बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए, बराबर अंतराल पे होनी चाहिए। मतलब जितना दूरी 0 और 1 के बीच में है, उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, उतना ही दूरी 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। और मुझे बताइए कि किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को क्या कहते हो आप? इसको आप क्या कहते हो? एनीवन? किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? चैट में लिख के बताइए या माइक ऑन करके बताओ। नहीं, सेंटीमीटर नहीं कहेंगे, इकाई दूरी कहेंगे। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, आपको बताया गया था कि किसी भी दो लगातार, अगर मैं ऐसे लिख दूं 0 और यहाँ पर मैं लिख दूं 1, तो इस दूरी को आप क्या कहोगे? इस दूरी को आप कहोगे इकाई दूरी। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस। इतना क्लियर है? ये याद आया? सभी को बताया गया था पहले भी। तो किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को यूनिट डिस्टेंस कहेंगे। तो मुझे बताइए, 0 और 1 के बीच की दूरी को आप इकाई दूरी बोलोगे? 0 और -1 के बीच की दूरी को आप क्या बोलोगे? -1 या 1? 0 और -1 के बीच की दूरी अगर मैं पूछूं तो आप ये इसको भी बोलोगे सर एक दूरी, इकाई दूरी। ठीक है, एक यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट डिस्टेंस या इकाई दूरी, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये ध्यान दिया। ये पहला चीज ध्यान रखना है कि यूनिट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता है कि जीरो के, सबसे पहले मैंने जीरो को पॉइंट बीच में कहीं पर भी मार्क कर दिया। जीरो के राइट साइड में, जीरो के दाएं तरफ आप पॉजिटिव सारे नंबर को लिखते हो, धनात्मक संख्याओं को लिखते हो।
जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? जीरो के दाएं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाएं तरफ नेगेटिव, इतना चीज क्लियर था, हम लोगों ने काफी बार कर रखा है। उसके बाद मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ इन नंबर की बात करूं, मैं एक से अगर स्टार्ट करूं, और अच्छा ये नंबर लाइन में दोनों तरफ देखो तीर का निशान बनाया रहता है, ये कोई बता सकता है कि तीर का निशान क्यों बनाया रहता है? एनीवन? किसी भी संख्या रेखा के दोनों ही तरफ तीर का निशान बनाया रहता है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि संख्या रेखा दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ती जाती है। ठीक है, उसका कोई भी अंत नहीं होगा। 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12 आप लिख सकते हो। इधर भी -7, -8, -9, -10 आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही तरफ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं एक से बढ़ूं आगे, एक के आगे मैं नंबर को लिखूं तो इस नंबर का कोई स्पेशल नाम है क्या? सिर्फ एक से अनंत तक मैं लिखूं तो इसको आप क्या कहते हो? अगर मैं नंबर लिखूं 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक लिखूं तो इन सभी नंबर के कलेक्शन को, इस संग्रह को आप क्या कहते हो? इस संग्रह को आपको पता है नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है सभी का? प्राकृतिक संख्या के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको याद क्या रखना है? काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, जिससे आप गिनती करते हो। तो गिनती हमेशा एक से स्टार्ट करते हैं, बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्राकृतिक संख्या है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछते जाता हूँ। मुझे बताइए सबसे पहला या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहला पूछा जाए, सबसे छोटा पूछा जाए, एक होगा। मुझे बताइए सबसे बड़ा के बारे में आपसे पूछूं, सबसे बड़ा पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये अनगिनत तक बढ़ते जाता है। ठीक है, अनंत तक बढ़ते जाएगा तो ये नहीं बताया जा सकता सबसे बड़ा कितना होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं होता, वो अनकाउंटेबल है, नहीं बताया जा सकता कि सबसे बड़ा क्या होगा। मुझे बताइए अगर मैं जीरो लिखूं तो जीरो प्राकृतिक संख्या होगी क्या? जीरो नेचुरल नंबर होगा क्या? तो आप बोलोगे नो। ठीक है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो को यूज करके आप काउंटिंग नहीं करते, जीरो को हम लोग गिनती में नहीं यूज करते। ठीक है, तो जीरो क्या है? तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। अब बात उठता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगा, सारे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाएंगे। ठीक है, ये सारे नंबर। ठीक है, अब बात उठती है कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है। तो सभी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर में आप जीरो को इंक्लूड कर लो, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जीरो और प्राकृतिक संख्या, तो इस कलेक्शन को आप क्या कहोगे? पूर्ण संख्या कहोगे। ठीक है, तो आप जीरो के जगह पर मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने बोला क्या जीरो को इंक्लूड कर लिया नेचुरल नंबर, तो जीरो के लिए तो आप जीरो लिख दोगे, नेचुरल नंबर की आप लिखोगे 1, 2, 3, 4, है ना, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे अनंत तक। तो आप बोलोगे सर ये जो कलेक्शन मिल रहा है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कलेक्शन को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर है कि जीरो से स्टार्ट होगा पूर्ण संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला पूर्ण संख्या बताइए, क्या लिखोगे आप? फर्स्ट या सबसे पहली? ध्यान देना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूर्ण या प्राकृतिक। पूर्ण बोली जा रही है यानी होल नंबर की बात की जा रही है, तो आप लिखोगे जीरो। अभी मैं आपसे बोलूं कि पहला 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है पहला 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, तो आप क्या क्या लिखोगे? आप बोलोगे पहला 5 पूछा जा रहा है सर, जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक लिखेंगे, 5 पूछा जा रहा है 4 तक लिख देना, तो जीरो, 1, 2, 3, 4 तक लिखोगे। ठीक है, तो जीरो से 4 तक लिखोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 20वां 20वां पूर्ण संख्या बताइए, तो अगर 20वां पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है तो आप एक कम कर दोगे, तो आप बोलोगे सर 20वां पूर्ण संख्या क्या होगा? 19 होगा। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, तो आप बोलोगे सर जीरो इस तरीके से क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और अनंत तक बढ़ते जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ 7 तक लिखा गया तो सिर्फ 7 तक होगा, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। सबसे बड़ा की बात करूं तो सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता।
ठीक है, देखो सो ऑन लिखा गया, मतलब आगे बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, क्या ये नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या होंगे? नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या होंगे क्या? अगर मैं लिख दूं -5, ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं, नेगेटिव नंबर पूर्ण संख्या नहीं होते, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर। देखो अब इंटीजर पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज काफी बार हम लोगों ने पढ़ रखा है। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या क्या आते हैं? जब भी पूर्णांक की बात करूं मैं कई बार सेम तरीके से बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए ये सारी चीज। आप बोलोगे सर पूर्णांकों में 3 टाइप के नंबर होते हैं, एक तो जीरो होता है, एक नेगेटिव नंबर होता है, और पॉजिटिव नंबर होता है। ये तीनों ही टाइप के नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सारे पूर्ण संख्या को ले लिया। पूर्ण संख्या जैसे ही लिया तो पूर्ण संख्या कहने का मतलब आपने जीरो को ले लिया, एक ले लिया, दो ले गुड लिया, है ना, डब्ल्यू आफ्टरनून को ले लिया। सर। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? गुड आफ्टरनून ठीक है, सर, कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। अभी क्लास कीजिए। ठीक है, अभी ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे सर जीरो से 1 2 3 4 इन्फाइनाइट तक चला गया, ये क्या हो गया? ये हमारा होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसमें ऋणात्मक संख्याओं को ले लो, लेकिन ऋणात्मक में सभी ऋणात्मक नहीं, इन्हीं के ऋणात्मक नंबर लेने हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या लिखे गए हैं ना, उन्हीं के नेगेटिव लोगे आप। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से अगर मैं लिख दूं यहाँ पर -1, -2, -3, अब ये जो कलेक्शन बड़ा सा मिल रहा है, इस कलेक्शन को आप पूर्णांक कहते हो, यानी इंटीजर कहते हैं। ये क्लियर है कि इंटीजर में क्या क्या आ जाएगा? अगर मैं इंटीजर बोलूं तो इंटीजर में आप क्या क्या लिखोगे? इंटीजर में सबसे पहले आप जीरो को भी ले लोगे, सारे पॉजिटिव को ले लोगे, और इधर नेगेटिव को ले लोगे। तो ये जो कलेक्शन मिलता है इसे ही हम लोग पूर्णांक कहते हैं, यानी इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिखते हो। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कई बार कि मैं डिस्टेंस अलग अलग लिख, देखो यहाँ पर दिख रहा है 1 और 2 के बीच में कम दूरी, और 2 और 3 के बीच में ज्यादा दूरी। लेकिन आप जब एग्जाम में बनाओगे तो बराबर बराबर दूरी पर बनाना, स्केल को यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ, जल्दी में बस लिख रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। क्लियर है? कितना क्लियर है? इंटीजर क्या होगा? अच्छा, हो सकता है कि थोड़ी देर मेरी स्क्रीन ना दिखे। हाँ अभी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। हाँ फिर से दिखेगी तो बताइएगा। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, 1 सेकंड में दिख जाएगा। अभी दिख रही है? ठीक। यस सर, दिख रही है। ठीक है, हाँ तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आप बोलोगे सर इंटीजर में क्या आएंगे? तो देखो ये सारे नेगेटिव नंबर को भी ले लिया, पॉजिटिव को भी ले लिया, और जीरो को भी ले लिया। ठीक है, तो तीनों ही टाइप के नंबर आ जाएंगे। चलो यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन से नंबर इंटीजर नहीं होते। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे कुछ ऐसा नंबर लिख के बताओ जो इंटीजर नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आप अगर लिखोगे -3, या पॉजिटिव में लिखो 3.2, देखो दशमलव की संख्या जो लिख रहे हैं ये पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है, इसको आप पूर्णांक नहीं बोलोगे। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। क्लियर है ये वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, 1 2 3 4 माइनस वाले होंगे। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 5/7, ठीक है, ये भिन्न वाले नंबर या p/q के रूप की संख्या अगर लिखी गई है तो ये भी बोलोगे सर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। क्लियर है ये भी पूर्णांक नहीं है। चलो, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्गमूल। ठीक है, ये ध्यान से सीखेगा क्योंकि परिमेय संख्या में ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल वाले नंबर की बात करते हैं, तो वर्गमूल वाले नंबर में 2 कैटेगरी होता है। ठीक है, वर्गमूल को 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूं वर्गमूल, वर्गमूल सबको समझ में आता है क्या होता है? वर्गमूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है वर्गमूल का। वर्गमूल के अंदर अगर कोई नंबर 2 बार लिखा गया है तो एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वर्गमूल a/a, देखो कोई नंबर 2 बार लिखा गया है तो आप बोलोगे सर ये सेम नंबर 2 बार लिखा गया है तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, इसका मतलब a के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x/x/y, ठीक है, इसको समझिएगा, x/x/y है, तो आपको दिख रहा है क्या कि x 2 बार लिखा गया है? बताइए, x 2 बार दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर एक बार x बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बार x बाहर आ जाएगा। ये y एक बार ही है तो यहाँ से y अंदर रह जाएगा, तो ये x √y होगा। ये क्लियर हुआ?
ये एक्स वाई रूट कैसे आया, एक्स रूट वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई एक ही बार था तो वो एक बार अंदर रह जाएगा। तो कोई भी नंबर बाहर कब आएगा, जब उसका जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, जोड़ा, पेयर में रहेगा ना। जब 2 बार लिखा रहेगा तो एक बार बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूं, 3 × 3 × 2 × 2 × 5, इसको क्या करोगे आप। देखो अगर ऐसे लिख दूं तो इसको बोलोगे सर 3 2 बार लिखा गया है तो इस 3 को एक बार बाहर कर दिया, 2 2 बार लिखा गया तो एक बार 2 को बाहर ले लिया, 5 देखो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि 5 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 5 अंदर ही रह जाएगा वर्गमूल के, तो ये बन जाएगा आपका 6√5। ये क्लियर है, ये समझ में आया कि वर्गमूल क्या होता है। तो कोई भी नंबर बाहर कब आएगा, जब उसका जोड़ा बनेगा, ठीक है। अब वर्गमूल मैं ये क्यों बता रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा था। अभी मैं आपसे पूछूं अगर कि क्या मैं वर्गमूल 2 लिखूं, तो वर्गमूल 2 पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक है, यस और नो, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे नहीं सर, वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ नंबर अगर इसको सिंप्लीफाई करे, ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल वाले नंबर को अगर सिंप्लीफाई करने पर वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा हो तो वो नंबर पूर्णांक नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं √5 वर्गमूल 5, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 5 भी पूर्णांक नहीं है, मतलब वर्गमूल वाले नंबर पूर्णांक नहीं होंगे, क्लियर है। अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल 6, √6 लिख दिया, √6 या वर्गमूल 6, तो आप बोलोगे सर इसको क्या लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया 3 × 2। कोई भी नंबर आपको दिख रहा है क्या कि 2 बार लिखा गया है, जोड़ा बना रहा है कोई नंबर, तो आप बोलोगे नहीं सर 3 भी एक बार लिखा गया है, 2 भी एक बार लिखा गया है, तो कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल कर आएगा, तो ये वर्गमूल 6 का वर्गमूल 6 ही रह गया। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वर्गमूल रह गया हमारा, वर्गमूल खत्म नहीं हुआ। तो वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अगेन क्या कहा हमने, पूर्णांक नहीं है। क्लियर हुआ, इतना इतना क्लियर है, समझ में आ गया तो वाई लिखिए इतना तक। तो वर्गमूल वाला नंबर क्या होगा, पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा, अगर मैं लिख दूं यहां पर वर्गमूल 4, अब बताइए ये पूर्णांक है या नहीं है, ये इंटीजर है कि नहीं है। आप सीधे सीधे वर्गमूल देखकर मत कह देना कि सर ये पूर्णांक नहीं, ऐसा मत बोलना। आप बोलोगे सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बन जाएगा वर्गमूल 2 × 2। 4 को लिख सकते हैं ना, 4 को तो आप लिख सकते हो 2 × 2, 2 × 2 4 होगा। तो आपको दिख रहा है कि 2 2 बार लिखा गया है, तो एक बार ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। तो यहाँ से कह सकते हो ना कि वर्गमूल 4 कहने का मतलब ये तो 2 है, और 2 क्या है, 2 एक पूर्णांक है ना। तो ये दोनों बराबर है, अगर तो 2 अगर पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। बताइए, इज इट क्लियर, इतना क्लियर है। अगर मैं वर्गमूल 4 लिख दूं तो ये पूर्णांक होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वर्गमूल 9 लिख दूं तो ये पूर्णांक होगा या नहीं होगा, बताइए, ये पूर्णांक होगा। तो हाँ बोलोगे सर इसको भी सिंप्लीफाई किया तो ये मिल रहा है हमारा 3 × 3, और 3 × 3 लिखने का मतलब क्या हो गया कि 3 2 बार लिखा गया, तो इसका मतलब ये 3 आ गया। तो मतलब कहने का सिंपली मतलब यह है कि वर्गमूल 9 का मतलब 3 हो रहा है। तो अगर 3 पूर्णांक है तो वर्गमूल 9 भी पूर्णांक होगा, ठीक है। मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 10, तो ये पूर्णांक होगा क्या, बस इतना बताइए, पूर्णांक है या नहीं है। देखो वर्गमूल 10 को आप सिंप्लीफाई करके देख लो ना, सीधे आंसर करने की जगह पर आप इसको सिंप्लीफाई करो। मुझे बताइए यहाँ पर वर्गमूल 10 को आप कह सकते हो 2 × 5। यहाँ पर कोई भी नंबर 2 बार लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको, इसको आपने ना क्या किया, गुणनखंड कर दिया, छोटे छोटे प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ देना है उसको। कोई भी नंबर 2 बार नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 बाहर नहीं आएगा, 5 भी बाहर नहीं आएगा, तो ये वर्गमूल 10 ही रह जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर ही रह गया ये, है ना, वर्गमूल ही रह गया, वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है। तो वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। क्लियर हुआ इतना, बताइए।
तो आप देख के बता दोगे कि वर्गमूल वाला नंबर कौन सा नंबर पूर्णांक है, कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो मैं 2 और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बताइएगा। एक मैं लिख रहा हूं वर्गमूल 25, इसके बारे में बताइए कि ये पूर्णांक है या नहीं है। वर्गमूल 25 पूर्णांक है या नहीं है, तो बोलोगे यस सर। 25 को आप लिख सकते हो 5 गुना 5, और सेम नंबर 2 बार लिखा गया है, तो यहां से मुझे ये मिल रहा है कि 5 गुना 5 में से एक बार 5 बाहर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 25 का जो वैल्यू है ये 5 के बराबर है। ठीक है, तो वर्गमूल 25 का वैल्यू अगर 5 के बराबर है, तो आप कहोगे सर ये पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है ना, तो ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये दोनों पूर्णांक। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ माइनस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, वर्गमूल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15। चलिए ये बताइए, वर्गमूल 15, तो यहाँ पर अब आंसर सही आ रहे हैं। आप बोलोगे सर नहीं, ये पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आपने तोड़ा, तो यहाँ पर मुझे लिख रहा है 5 × 3। अब यहाँ से आप बोलोगे सर एक भी नंबर रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर ये वर्गमूल का वर्गमूल ही रह जाएगा, वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं। ठीक है, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, और ये पूर्णांक होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो पूर्णांकों को मैंने इतने डिटेल में क्यों करा रहा हूँ, ठीक है, पूर्णांक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने देखा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे, वो काफी सारे क्वेश्चन परिमेय संख्या पे आधारित थे। ठीक है, रेशनल नंबर पे आधारित थे। अब रेशनल नंबर पढ़ने के लिए आपको पूर्णांक पता होना चाहिए, इंटीजर पता होना चाहिए। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, देखो किसी भी रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं, आपको पढ़ाया भी गया था क्लास में। आप बोलोगे सर P बटा Q वाले संख्या P बटा Q के रूप की संख्या होगी, या जरूरी नहीं है कि P बटा Q के रूप में ही दी जाए, हो सकता है कि P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए। ऐसा सभी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, भले ही आपको P बटा Q के रूप में लिखा हुआ ना दे, लेकिन अगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर उसको हम लोग P बटा Q के रूप में बदलकर लिख सकते हैं, तो ऐसा सभी नंबर परिमेय संख्या होगा। जहां पर कंडीशन क्या है, आप बोलोगे सर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन बस इतना ही है कि P और Q ये दोनों ही क्या होने चाहिए, अभी जो पढ़ा रहा था आपको, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना। तो आपको परिमेय संख्या रेशनल नंबर में इतना ध्यान देना है कि P बटा Q के रूप की संख्या होनी चाहिए, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या तो लिख के दिया जाए या बिना लिखे हुए दिया जाए। जहां पर P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए, यानी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और ध्यान देना है कि हर में, यानी डेनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी एक एक परिमेय संख्या लिख के बताओ, लिख सकते हो आप लोग? लिख के बताइए जल्दी से, अलग अलग आंसर लिख सकते हो सभी लोग। ठीक है, काफी सारे परिमेय संख्या हो सकते हैं ना, अनगिनत हो सकते हैं, तो एक एक परिमेय संख्या लिख के बताइए मुझे। तो सभी लोग लिखिए, सिर्फ वाई लिखने से काम नहीं चलेगा। अमन लिख रहे हैं 5, हाँ 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, चलो ठीक है। यहां पर आप बोलोगे, देखो उदाहरण ले रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 5/3। 5/3 को आप बोलोगे सर ये P बटा Q के रूप में लिखा गया है कि नहीं, ये P बटा Q के रूप में लिखा गया है, जहां पर P का वैल्यू 5 है और Q का वैल्यू 3 है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपको दिख रहे हैं कि ये दोनों ही पूर्णांक है, इंटीजर है। तो आप बोलोगे सर 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर है ये, P बटा Q के रूप में लिख के दिया गया था। ठीक है, चलिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर -2/9, तो -2/9 परिमेय संख्या है क्या, बताइए। -2/9 परिमेय संख्या है क्या? आप बोलोगे हाँ सर ये तो P बटा Q के रूप में डायरेक्ट लिखा गया है, तो P का वैल्यू ये दिख रहा है, Q का वैल्यू ये दिख रहा है, P Q दोनों ही इंटीजर है, नीचे में 0 नहीं है, तो हम कहेंगे ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 0, मुझे बताइए, अच्छा 0 के पहले मैं आता हूँ, चलो मुझे ये बताओ
अगर मैं कोई एक नेचुरल नंबर या इंटीजर ही लिख दूं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 5, मुझे बताइए 5 एक परिमेय संख्या है क्या? 5 एक परिमेय संख्या है क्या? ये तो p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर ये भले ही p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1। किसी भी नंबर के नीचे में आप 1 लिख सकते हो, हर में 1 लिखा जा सकता है। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है p का वैल्यू 5 है ना, p का वैल्यू 5 और q का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर q का वैल्यू 1 है और दोनों ही इंटीजर दिख रहे हैं, दोनों ही पूर्णांक दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यह क्या है? 5 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? 5 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं 0, शून्य के बारे में बताइए, शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? 0 एक परिमेय संख्या है? यस और नो? ठीक है, आंसर सही आ रहा है, मतलब सारी चीजें आपको पुरानी चीजें याद है। वेरी गुड। आप बोलोगे सर 0 भले ही p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा गया है, लेकिन शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो। और 0/1 लिखने का मतलब p का वैल्यू 0 है और q का वैल्यू 1 है। हर में 0 नहीं है, अंश में 0 है। तो अंश में 0 हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे में 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि p बटा क्यू दोनों ही इंटीजर है। तो आप बोलोगे सर 0 एक परिमेय संख्या है। तो क्लियर है? तो शून्य के बारे में क्या बोलोगे? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 0 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 1/0, ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर हर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर ये हमारा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो 1/0 जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्लियर हुआ इतना कि नीचे में अगर 0 रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो p बटा क्यू इतना क्लियर है, p बटा क्यू वाला नंबर परिमेय संख्या होगा। चलो अभी मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलो वर्गमूल वाला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं √5/3, ये परिमेय संख्या है क्या? ये रेशनल नंबर है? आप बोलोगे सर ये p बटा क्यू के रूप में तो दिख रहा है हमें, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है p का वैल्यू √5। ठीक है, ये पूर्णांक है क्या? आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वर्गमूल 5 जो पूर्णांक नहीं है, अभी आपको बता रहा था। ठीक है, तो वर्गमूल 5 पूर्णांक नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, ये परिमेय नहीं है। तो क्लियर हुआ क्यों बता रहा था इतना डिटेल में पूर्णांकों को? ठीक है, तो p बटा क्यू के रूप से ही काम नहीं चलता है। p भी परिमेय संख्या होना, सॉरी p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी जाकर परिमेय होगा, और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं लिखूं वर्गमूल लिख दूं यहाँ पर 7, ये परिमेय संख्या है क्या? परिमेय है या नहीं है? वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसको अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो ये √7 का √7 ही रह जाएगा, और इसके अगर नीचे आपने 1 लिख भी दिया तो आपको दिख रहा है p का वैल्यू √7 है, q का वैल्यू 1 है। तो q का वैल्यू तो ठीक है इंटीजर है, लेकिन p जो है ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, p जो है ये पूर्णांक नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक ना होने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये परिमेय नहीं होगा। क्लियर है? आप देख के बता दोगे। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं वर्गमूल 4, तो ये परिमेय संख्या होगा क्या? वर्गमूल 4 परिमेय संख्या होगा? वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 को आप लिख सकते हो वर्गमूल 2 × 2। ठीक है, यहां से आपका आएगा सोल्व होके 2, है ना, एक बार बाहर आ जाएगा। अब 2 को आपने क्या किया? आप बोल सकते हो सर 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, है ना, ये p बटा क्यू के रूप में आ गया। तो यहां से हमें दिख रहा है कि p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1, और दोनों ही इंटीजर है, तो हम कह रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि √4 का मान जो होता है वो 2 के बराबर है। अगर 2 हमारा परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 4 भी हमारा परिमेय संख्या है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो सिर्फ वर्गमूल देख के आपको आंसर नहीं बताना है, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? सरल करना होगा। सरलतम रूप में करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो हमारा परिमेय संख्या है या नहीं। क्लियर है इतना? बताइए। अभी मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कुछ? चलो ठीक है, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ,
आप काफी जल्दी से आंसर बता सकते हो, मुझे बताइए जल्दी से, क्या -25 एक परिमेय संख्या है? क्या -25 अगर मैं लिख दूं तो ये परिमेय संख्या होगा? अच्छा, सभी लोग वाई लिख रहे हो। रीजन बता सकते हो क्या? कोई भी माइक ऑन करके बताओ कि -25 परिमेय संख्या क्यों है? एनीवन? क्योंकि सर ये 5 है सर। तो 5 × 5 नहीं, आप इसको बोल सकते हो कि सर यहाँ पे वर्गमूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे सीधे -25 लिखा गया ना। तो आप बोलोगे सर यस इसके नीचे सर। में एक तो लिख ही सकते हैं -25/1, ऐसा लिख सकते हो। यस सर। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि P का वैल्यू -25 है, ऊपर यस वाला सर। नंबर। Q का वैल्यू कितना है बताओ? 1 सर। 1 है। ये दोनों ही -25 भी इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, और 1 भी पूर्णांक है। यस सर। ठीक है, तो ये P और Q का वैल्यू दोनों ही पूर्णांक आ रहा है, तो कहोगे सर -25 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भले ही P/Q के रूप में नहीं लिखा गया था, लेकिन इसको हम लोग -P/Q के रूप में लिख तो सकते हैं ना, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप बोलोगे सर ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो आप बोलोगे सर -25 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता था। ठीक है, चलो यहाँ पर मुझे बताइए, काफी बार मैं क्लास में क्वेश्चन ये पूछ भी चुका हूं पहले भी, कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? यस और नो? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। ठीक है, नहीं आंसर आ रहे हैं। तो मुझे बता सकते हो कि वैसा कौन सा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है? ऐसा कौन सा नंबर है? 0। 0. ठीक, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होते, सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण होते हैं लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि एक नंबर 0 होता है, शून्य। तो शून्य एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि शून्य क्या है? एक होल नंबर तो होता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं आता, काउंटिंग नहीं करते हैं 0 से, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है। तो कहेंगे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो यह स्टेटमेंट गलत। क्लियर है इतना? ये तो क्लियर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सारी चीज हम लोग पहले काफी बार कर चुके हैं, इसलिए बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको रिवाइज करवा जा रहे हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा? क्या जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे परिमेय संख्या होंगे क्या? बताइए। देखो, जब भी आपसे पूर्णांक पूछा जाए ना, देखो पूर्णांक को इस तरीके से आपने डिसाइड कर लिया। देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ऐसे सोचना अपने मन में कि पूर्णांकों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पूर्णांक यानी जेड, इंटीजर। तो इसमें 3 टाइप के मैंने बताया ना, कि 0 होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। एक एक उदाहरण ले लो आप। इसको मैं 0 ही ले रहा हूं। मुझे बताइए 0 एक परिमेय संख्या है? आप बोलोगे सर 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय होगा। तो 0 तो हमारा परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव वाला एक नंबर ले लूँ, कोई भी नंबर ले लो, आप -5 ले लो, -5 एक परिमेय संख्या होगा क्या? बोलोगे सर -5/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और अगर मैं एक पॉजिटिव उदाहरण ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10, तो 10 को भी तो लिख सकते हो ना 10/1, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि नेगेटिव वाला इंटीजर भी परिमेय संख्या होगा, 0 वाला भी परिमेय संख्या होगा, पॉजिटिव वाला भी होगा। तो जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। इसका आंसर क्या होगा? यस। क्लियर हुआ इतना कि सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होंगे? ठीक है, तो कभी आपसे पूछा जाए तो आप बोलना यस, कि जितने भी पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे परिमेय संख्या होंगे। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही था ये। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, थोड़ा सोच के आंसर करोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिलता जुलता है, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या, सारे परिमेय संख्या पूर्णांक, है ना, उल्टा पलटा होता है कई बार। तो ध्यान से आपको सोचना है, टाइम देना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, टाइम देना है, उसके बाद एग्जाम में करना है, क्योंकि एक बार आप करके आ जाओगे फिर आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जितने भी इंटीजर है सभी को आप m/1 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, 5 लिख दिया तो 5 को 5/1 लिख दोगे, 0 को 0/1 लिख दोगे, है ना, -13 को -13/1 लिख दोगे। ठीक है, तो बोलोगे सर सभी को 0/1 P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम कहेंगे ये सारे पूर्णांक, सॉरी परिमेय संख्या होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा क्या? क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगी?
बिल्कुल उसका उल्टा। देखो अभी क्या पूछ रहा था, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा, तो इसका आंसर आपने बोला यस। अभी मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा? देखो एक उदाहरण में दे रहा हूं, सभी प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होगा। एक परिमेय संख्या मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे बताइए, एक परिमेय संख्या मैं लिख रहा हूं 5/3, ये एक परिमेय संख्या है, ये सभी लोग एग्री करेंगे कि हाँ ये तो सर परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्णांक है? क्या 5/3 एक पूर्णांक है? तो आप बोलोगे नहीं सर 5/3 पूर्णांक नहीं है, p/q के रूप वाली संख्या, ऐसी वाली संख्या पूर्णांक नहीं होता। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे, कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 5/1, तो ये परिमेय संख्या भी है पूर्णांक भी है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 13/1, तो ये परिमेय संख्या भी है पूर्णांक भी है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2/3, तो ये परिमेय संख्या तो है, ठीक है, ये परिमेय तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि सारे परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होंगे। समझ में आया? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा भी गया है 2/7, ठीक है, 2/7 लिखा गया है कि 2/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। काफी सारे उदाहरण लिख सकते हो, सिर्फ एक उदाहरण नहीं होगा। आप लिख सकते हो 3/5, -13/9, है ना, 19। तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे दिख रहे हैं आपको कि परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, इतना तक क्लियर है तो वाई लिख दो, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे। जैसे कि आपको क्लास में भी मैं पढ़ा रहा था, मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं यहाँ पर लिखूं, दो नंबर लिख रहा हूं, पहले यहाँ पर लिख रहा हूं 3 और यहाँ पर लिख रहा हूं 6, मुझे बताइए इनके बीच में कितने पूर्णांक आएंगे। देखो मैं पूर्णांक पूछ रहा हूँ, ठीक है, हमेशा 2 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है, इंटीजर की बात कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर इसके बीच में दो इंटीजर आएंगे, 4 और 5, ठीक है, जिसको आपने काउंट कर लिया, जिसको आपने गिनती गिन के बता दी, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर अगर किसी भी दो नंबर के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक पूछा जाए, तो पूर्णांक क्या होता है, फिक्स होता है। इसको आप काउंट करके बता सकते हो कि कितने पूर्णांक है। लेकिन यही अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 और 6 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? अनगिनत। वेरी गुड, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर परिमेय संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर नहीं बताया जा सकता कितने होंगे, यहाँ पर अनगिनत होंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या हमेशा कितना होगा, अनगिनत होगा, इनफाइनाइट होगा, किसी भी दो नंबर के बीच में। इवन मैं आपसे लगातार दो नंबर पूछूं, 3 और 4, इसके बीच में अगर मैं आपसे पूर्णांक पूछूं, ध्यान से समझना, अगर पूर्णांक पूछूं तो आप बोलोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बीच में परिमेय संख्या पूछूं तो आप बोलोगे सर अनगिनत परिमेय संख्या होगा। इतना क्लियर है कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में कहां पर अंतर आ रहा है? तो किसी भी दो नंबर के बीच में कितने परिमेय संख्या होंगे, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट यानी अनगिनत। देखो क्या लिखा गया है, किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्या या इवन दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अनगिनत परिमेय संख्या होती है, ठीक है, जिसको आप काउंट करके नहीं बता सकते हो। ये अलग बात है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 5 परिमेय संख्या कैलकुलेट करके बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए, होने के लिए वहां पर अनगिनत है, लेकिन उसमें से आपको 5, 6, 2 या 1 पूछा जाता है। इतना क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कभी भी किसी भी दो नंबर के बीच में, ये नोट कर लीजिएगा फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी दो नंबर, मान लो मैं दो नंबर ले रहा हूं ए और बी, इसके बीच में अगर एक परिमेय संख्या आपसे पूछी जाए कभी भी, कितना परिमेय संख्या, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। तो एक परिमेय संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे क्या करना, इन दोनों नंबर को जोड़ देना a+b और 2 से भाग लगा देना, ठीक है। क्या करोगे, a+b/2। क्लियर है? किसी भी दो लगातार या कोई भी दो नंबर दिया रहे, तो उसके बीच में अगर एक परिमेय संख्या पूछ जाए तो सीधे दोनों नंबर को ऐड करोगे, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया और 2 से भाग लगा दिया, ठीक है।
मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या लिख के बताइए, क्या लिखोगे आप? 3 और 4 के बीच में क्या लिखोगे परिमेय संख्या? सिर्फ एक पूछ रहा हूं, होने के लिए तो अनगिनत है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एक। तो अगर एक पूछा जा रहा है तो आप सीधे सीधे 3 + 4/2 कर देना, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा 7/2 आंसर। कितना समय लगेगा? 1 सेकंड में कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे, है ना। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए 15 और 20 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक परिमेय संख्या बताना है। तो अगर एक परिमेय संख्या पूछी जाए तब तो काफी आसान है। आप सीधे सीधे क्या करना, 15 20 जोड़ देना, 2 से भाग लगा देना, तो यहां से आ जाएगा आपका 35/2 और P/Q के रूप में ही आपको आंसर छोड़ना है, इसको दशमलव के रूप में नहीं बदलना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 35/2। इतना कर लोगे। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा आपको सिर्फ एक ही परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जाए? नहीं, यहाँ पर हो सकता है कि आपको बोला जाए 2 परिमेय संख्या निकाल के बताइए, हो सकता है आपको 3 पूछा जाए, हो सकता है आपसे 4 पूछा जाए, ठीक है। कितना भी पूछा जा सकता है, होने के लिए अनगिनत है, तो कई सारे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने 1 और 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 पूर्णांक लिखा गया है या 2 होल नंबर लिखा गया है, तो आपको पता है कि सारे परिमेय संख्या, सारे पूर्णांक, सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या भी होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या बताना है। मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं कि मुझे बताइए 1 और 2 के बीच सिर्फ एक परिमेय संख्या लिख के बताइए, सिर्फ एक रेशनल नंबर बताइए, तो आप क्या लिखोगे? तब तो आपने काफी आसानी से बोल दिया सर, यहाँ पर क्या किया, इन दोनों नंबर को जोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ा और 2 से भाग लगा दिया, तो यहाँ से तो आंसर 3/2 आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो थोड़ा सा मैं इसको डिफिकल्ट कर रहा हूँ। मुझे बस इतना बताओ, 1 और 2 के बीच में एक्चुअल में कितने परिमेय संख्या है, कितने परिमेय संख्या है इनके बीच में? बताइए। अनगिनत। अनलिमिटेड यानी अनगिनत, हाँ। होने के लिए आप बोलोगे सर इसमें तो अनगिनत परिमेय संख्या है, तो आपके एग्जाम में तो अनगिनत नहीं पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा, चलिए मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या लिखकर बताइए, ठीक है। 4 रेशनल नंबर, ठीक है। क्लास में चीज पढ़ाई जा चुकी है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा। आप बोलोगे सर एक के नीचे एक लिख दिया, यहाँ पर मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे बताइए, 1 के नीचे 1/1 और 2 के नीचे 2/1, ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ये क्लियर है? 1 के नीचे 1/1 और 2 के नीचे 2/1 लिख सकता हूँ। आपको पता यस है सर। किसी भी नंबर के नीचे में 1 लिखा जा सकता है। अब आपको जब क्लास में पढ़ा रहा था, आपको बताया गया था ना कि अगर 4 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो आप मल्टीप्लाई कितने नंबर से करोगे, ये याद है क्या सभी को? अगर 4 परिमेय संख्या निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करें? वेरी गुड, सुमित्रा का आंसर सही है। आप बोल दो सर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखना एक बढ़ा देते हैं, यही याद रखना है कि अगर 4 पूछा जाए तो 5 से गुना करोगे, 10 पूछा जाए 11 से गुना करोगे, 20 पूछा जाए 21 से गुना करोगे, 3 पूछा जाए 4 से गुना करोगे। यहाँ 4 पूछा गया तो 5 से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गुना करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ नीचे में गुना कीजिए और ऊपर में गुना कीजिए, ठीक है। यहाँ भी नीचे में गुना करो, सर ऊपर में और नीचे में, सभी जगह 5 से गुना कर दिया। अब देखो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है, यानी तुल्य परिमेय संख्या आती है, ये आ जाएगा आपका 5/10, सॉरी 5/5। ये क्लियर है? ऊपर में 1 को 5 से गुना किया 5, नीचे में 1 को 5 से गुना किया 5 आया। इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे सर 5 × 2 10/5। देखिए 10/5 है ना, ये 2 को ही लिखा गया और कुछ नहीं है, वो 10/5 2 है और 5/5 जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, हर सेम दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे 5 दिख रहा है, हर दोनों ही के समान दिख रहे हैं। ऊपर में 5 और 10 के बीच में कुछ गैप भी दिख रहा है, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा था, जबकि 5 और 10 के बीच में मुझे गैप दिख रहा है, कुछ नंबर दिख रहे हैं। तो सारे नंबर को आप लिख दो। 5 के आगे क्या क्या नंबर आता है, 6 7 8
9। ठीक है, अब सभी के नीचे आप 5 लगा दो, तो आपको पता है सभी के नीचे 5 लगा देना है, तो 5 5 5 और 5। तो ये हमने लिख दिया, ये 4 परिमेय संख्या लिख दिया हम लोगों ने 1 और 2 के बीच में। ठीक है, यानी 5/5 और 10/5 के बीच में। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? क्या 1 और 2 के बीच में 4 ही परिमेय संख्या होंगे? क्या 1 और 2 के बीच में 4 ही परिमेय संख्या होंगे? नहीं, होने के लिए अनगिनत होंगे। ये मैंने 4 कैलकुलेट किया है। अगर 5 निकालने के लिए बोला था तो 5 निकाल देते, अगर 20 निकालने के लिए बोला जाता तो 20 निकाल देते। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाल के बताइए। कितना बोला जा रहा है? 5। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर लिखोगे 3/5 और कुछ दूरी पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4/5। देखो हर दोनों का सेम दिख रहा है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ भी 5 दिख रहा है नीचे में और यहाँ भी 5 दिख रहा है, हर तो सेम दिख रहा है। ऊपर में 3 और 4 के बीच में कोई नंबर आपको दिखता है क्या? पूर्णांक 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक होगा? 3 के बाद नंबर लिखोगे तो सीधे 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा है हमें, इंटीजर की बात अगर करूँ तो आप क्या करते हो? आप बोलोगे सर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे मुझे बताइए? 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोली जा रही है, तो 5 बोला जा रहा है, तो आप गुना में 6 करोगे। ठीक है, 6 से गुना कर दोगे, एक बढ़ाकर गुना करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे में 6 से गुना कीजिए, यहाँ भी नीचे में 6 से गुना कीजिए। अब अगर नीचे में गुना कर रहे हो 6 से, तो ऊपर में भी उतने ही नंबर से गुना करोगे। सेम ऑपरेशन ऊपर नीचे करना पड़ता है, जो भी नीचे गुना करोगे उतना ही नंबर से ऊपर भी गुना करोगे, तभी तुल्य परिमेय संख्या यानी कि वैलेंट रेशनल नंबर प्राप्त होता है। इसको कन्वर्ट करके लिखो, देखो आपको मिलेगा 3 गुना 6 18 और 5 गुना 6 30। इसको आपने कन्वर्ट किया, क्या मिल रहा है? आपको मिलेगा 6 चौक 24 और यहाँ पर मिल रहा है 5 छक 30। इतना क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी का? 18/30 कैसे लिखा, 24/30 कैसे लिखा? ठीक, अभी क्या करते हैं? अब दिख रहा है कि हर हमारा सेम दिख रहा है। हर क्या है? हर जो है वो सेम दिख रहा है। तो अब सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो? न्यूमरेटर को देख लो, माने माने अंश को देख लो। तो 18 और 24 के बीच में काफी गैप मिल गया आपका, तो सारे नंबर को आप लिख दो 18 और 24 के बीच वाले नंबर को। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करोगे अगर, तो 18 के बाद 19 लिखोगे, 20 लिखोगे, 21 22 और 23। और सभी के नीचे आप क्या करोगे? सभी के नीचे आप 30 लिखते चलोगे। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी का? बताइए, ये क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकाल दी। अगर आपसे पूछा जाता कि यहाँ पर 7 परिमेय संख्या निकाल के बताओ, 7 निकाल लोगे? जनरली 4-5 ही पूछे जाएंगे, 4-5 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप निकाल सकते हो, जितना भी पूछा जाए उतना निकाल सकते हो। चलिए मुझे बताइए, क्या 17/30 इन दोनों नंबर के बीच में आता है? 18/30 और 24/30 के बीच में 17/30 आएगा? यस और नो? तो आप बोलोगे सर 17/30 नहीं आएगा, क्योंकि 18 से छोटा हो गया ना, 18 के इधर आएगा। ठीक है, तो 17/30 इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक, तो कौन सा नंबर बीच में आएंगे? अगर हर सेम है तो देख के बता दोगे, ये तो काफी आसान था। ठीक है, ये तो देख के पता चल जाएगा। मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे एक नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ 3/5 और यहाँ पर लिख रहा हूँ 8/5, मुझे बताइए क्या इन दोनों के बीच में 6/5 आएगा? यस और नो? इन दोनों के बीच में 6/5 आएगा? यस बोलोगे हाँ सर। अगर हर सेम है तो आप 3 और 8 के बीच में देख लो, 6 आता है, तो आप बोलोगे सर आएगा। क्या इन दोनों के बीच में 9/5 आएगा? 3/5 और 8/5 के बीच में 9/5 आएगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, 8/5 से बड़ा हो जाएगा 9/5, इसके बीच में 9/5 कैसे आ सकता है? नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें क्लियर है? तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे। देखो अभी आप लोग खुद से काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो
अभी क्वेश्चन दिख रहा है आपको, पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर प्लस है, +16 है ये, +16। चलिए बताइए, इसको मुझे बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा, मैं थोड़ा जूम और कर दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार में एक क्वेश्चन दिखे, ठीक है। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। अभी आंसर बदल गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हाँ बिल्कुल सही है, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं। देखो इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, सबसे पहले मुझे बताओ, 0 एक परिमेय संख्या होता है क्या, 0 एक परिमेय संख्या होता है क्या। आप बोलोगे यस सर, 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ 0 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, नीचे में 0 नहीं है, ऊपर में 0 है, तो ऊपर में 0 हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी परिमेय संख्या है क्या, तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 दिख रहा है। तो वर्गमूल 4 को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये पता चलेगा ना आपको कि ये 2 गुना 2 है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। अब इस 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, यानी वर्गमूल 4 कहने का मतलब ये 2 है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। इसको आप 2/1 लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये दोनों ही पूर्णांक है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा परिमेय संख्या होगा, है ना, ये परिमेय होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो सकता है क्या, ऑप्शन डी हो सकता है क्या, तो बोलोगे सर वर्गमूल 16 लिखा गया है। तो वर्गमूल 16 कहने का मतलब, यहाँ पर देखो मैं कुछ चीज मिटा रहा हूँ। वर्गमूल 16 को आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना 4 गुना 4, 4 को 2 बार गुना करोगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। मतलब वर्गमूल 16 करने का मतलब 4 है, सारा वर्गमूल खत्म हो गया। तो आप बोलोगे सर 4 को तो 4/1 लिख सकते हैं, ये P/Q के रूप में आ गया, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक आ गए। तो आप बोल रहे हो सर ये क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, अच्छा इतना करना नहीं आपको एग्जाम में, आपको एग्जाम में देख के पता चल जाएगा, बस मैं समझाने के लिए सारी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसको आप अगर P/Q के रूप में लिखोगे तो हमें दिख रहा है P का वैल्यू क्या है, वर्गमूल 2, और ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है ऊपर वाला, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय नहीं है तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये, आपके एग्जाम में तो देख के आपको पता चल जाएगा, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन गलती ये नहीं करना है कि हड़बड़ी करोगे। देखो आपने काफी बार क्या किया था, जैसे ही क्वेश्चन देखा काफी बच्चों ने आंसर ऑप्शन नंबर बी बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक बार जब आप आंसर कर देते हो तो कई बार आप चेंज नहीं कर पाते उसको, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो, देखना कि क्या पूछा जा रहा है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 P/Q के रूप में व्यक्त करने वाला, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अगले क्लास में इसको करते हैं। चलिए मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में, देखो एक परिमेय संख्या पूछी जा रही है, तो एक के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, एक के लिए बताया था A+B/2, दोनों नंबर को जोड़ोगे और 2 से भाग लगा दोगे। तो मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 4 हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, और तो कुछ नहीं करना। 3+4/2 एक नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 7/2, कितना टाइम लगेगा इसको करने में, 1-2 सेकंड लगेगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर करने में, 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो किसी भी दो नंबर के बीच में अगर एक परिमेय संख्या पूछी है तो सीधे सीधे दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 करके बताइए मुझे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 4/5 और 9/5 के बीच में नहीं है, जो नहीं है वही आपका आंसर होगा। तो आप लिख भी सकते हो, दिखने के लिए साफ साफ आंसर दिख भी रहा होगा आपको, आंसर चैट में आप लिख भी रहे हो सही सही, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर,
4/5 और 9/5 लिख दिया। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर इसके बीच में 5 5 नीचे में हर सेम दिख गए, तो अंश को देख लो 4 और 9 के बीच में काफी सारे गैप है, तो आप बोलोगे सर 4 और 9 के बीच में 5 6 7 और 8 आते हैं। सभी के नीचे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, सभी के नीचे 5 लिख दिया क्योंकि हर में 5 था। तो मुझे दिख रहा है 4/5 और 9/5 के बीच में 5/5 आता है, ये वाला तो आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8/5 भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6/5 हमें दिख रहा है यहाँ पर, हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3/5 नहीं दिख रहा है इसके बीच में, ठीक है, 3/5 4/5 से छोटा होगा, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो 4/5 और 9/5 के बीच में 3/5 नहीं आएगा, ठीक है, 4/5 के पहले होगा वो। इतना क्लियर है? कैसा क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन लगा सभी को? आसान लगा? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इसके आगे जो कंसेप्ट आज रह गया उसको अगले क्लास में करते हैं। कोई डाउट है तो अभी रुक कर पूछ लेना, और अगले क्लास में पॉलिनोमियल स्टार्ट